नाज़रीन आदाब, मैं रदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आए अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की हम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें सिर्फ अखबार ही नहीं बल्कि आज की जो सोशल मीडिया की खबरें हैं, जो टीवी की खबरें हैं, जो फैक्ट न्यूज़ हैं, उन पर बात करेंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि SIR पर मार्च, खरगे के घर डिनर और चुनाव आयोग पर विपक्ष एकजुट, सड़कों पर उतरे 300 सांसद। वहीं पर बात करते हैं कि संभल के बाद यूपी के एक और ज़िले में फैल रहा है तनाव, क्योंकि वहां पर एक मकबरा है, फतेहपुर मकबरा। उसको लेकर कल हिंदू चरमपंथी की एक भीड़ थी, वहां पर चली गई और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की। इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अरशद यासिर। अरशद यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसा कि हमने कल देखा कि SIR के मुद्दे को लेकर और जो वोट चोरी हुई है उसके मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है सड़कों पर उतर गया और उन्होंने चुनाव आयोग से मिलने की मांग की थी। लेकिन चुनाव आयोग ने सिर्फ 30 सांसदों को मिलने के लिए बुलाया था। हालांकि उनका कहना था कि विपक्ष के जितने भी सांसद हैं उनको मिलने के लिए बुलाया जाए। कल इसी को लेकर पूरे दिन भर जो है प्रोटेस्ट चला था और जो विपक्षी नेता थे, सांसद थे, वो सड़कों पर उतरे थे। और कुछ जहाँ देखा गया कि पुलिस और सांसदों के बीच भी हाथापाई भी नजर आई थी। वहीं पर बात करते हैं कि SIR के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वही है कि चुनाव आयोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हमने देखा कि सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो भी राहुल गांधी को कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही, जिस तरह से आपने बोला कि राहुल गांधी को घेरते हुए नज़र आ रहे हैं, और कल जिस तरह से हमने देखा था कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट था और राष्ट्रीय गान गाकर उस प्रोटेस्ट को शुरू किया गया था। अपोजिशन पार्टीज की तरफ से कहा गया था कि हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए हम इस लड़ाई में लड़ रहे हैं और हमारी जो लड़ाई वो एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पैदा होती है कि कल भी हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, कांग्रेस अध्यक्ष ने, कि जब हम वहाँ जाना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन से मिलने तो हमें रोका क्यों जा रहा है जी। और अगर हमें रोका जा रहा है तो फिर हमारे जहन में वही चीज़ें आएंगी जो हम सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ से रोक रहे हैं किसी को जाने से, अब इन्होंने पहले से प्रोटेस्ट का बोला था, लेकिन कल दिल्ली पुलिस का बयान सामने आता है कि उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए बाहर का हिस्सा चूज़ किया, अंदर चूज़ करना था। ये सारी चीज़ें कल आपने देखा होगा पूरा दिन यही सब चलता रहा है। और उसके बाद फिर ये भी हुआ किरण रिजिजू की तरफ से कि हम संसद जो है सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। विपक्ष जो है इसमें अपना जो काम है वो ढंग से नहीं कर रहा है और ना सत्ता पक्ष के लोगों को काम करने दे रहा है। तो इस वजह से हम संसद को, अब देखिए आप जी, जब शुरुआत में संसद चल रही थी, जब अपोजिशन पार्टीज देश के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना चाह रही थी और उसके लिए जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें नहीं बोला गया कि संसद सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। अब जब देश के अहम मुद्दे पे बात हो रही है, उसके लिए बात की जा रही है, उसके लिए जांच की बात की जा रही, जिस वजह से कल प्रोटेस्ट हुआ है, तो ये बोला जा रहा है कि हम संसद को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे बहुत सारे विधेयक हमें पारित करने, कल हमने देखा किस तरह के विधेयक 2-3 पारित किए गए थे वहाँ पे, क्योंकि फिर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बोला, जो राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि जब कोई है नहीं यहाँ पे और आप इस तरह से कैसे संसद को चला सकते हैं, कैसे कोई जो है बिल पारित कर सकते हैं, एक ऑर्डर ही जब नहीं है तो आप किस तरह करेंगे जी। और कल जिस तरह से हमने देखा कि रात में जो डिनर हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ, उसमें एक सबसे अहम चीज़ ये थी कि आम आदमी पार्टी भी वहाँ मौजूद थी और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि बीच में आम आदमी पार्टी निकल गई थी। उन्होंने कहा था कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से SIR का मुद्दा छिड़ा है, जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा छिड़ा है, उसके बाद हमने देखा कि आम आदमी पार्टी भी साथ आ गई है जी। अभी कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जो साथ नहीं आई हैं। कुछ पार्टीज़ का ये कहना है कि हमें कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से बुलावा ही नहीं आया तो हम क्यों जाएं, हम अपनी अपनी लेवल पे अकेले अकेले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल एक सबसे बड़ी चीज़ और ये देखने को मिली है कि असदुद्दीन ओवैसी उस टाइम पे बिल्कुल नज़र नहीं, खामोश रहे और उनका कोई बयान भी सामने नहीं आया। तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं उनके लिए। और बिहार में जिस तरह से अभी चुनाव होने हैं और हैदराबाद से सांसद हैं और एक बड़ा नाम है कि अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं और मुसलमानों के मुद्दों को अच्छी तरह उठाते हैं, लेकिन कल जो चीज़ें हुई हैं
कल जो घटना घटी है दिल्ली में, उसमें असदुद्दीन ओवैसी का नज़र नहीं आना ये उनके लिए शायद कोई नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। रीज़न ये है कि आप पे सबकी निगाहें हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर पे अच्छा बोला, आप डेलीगेशन के साथ गए, आपने जो है पहलगाम अटैक के बाद बहुत जो है अच्छी तरह बोला था, पाकिस्तान को किस तरह लताड़ लगाई थी, सबने देखा। लेकिन जो देश का मेन मुद्दा है आप उसमें ही सामने नहीं आ रहे हैं, ना आपने कोई बयान जारी किया अपनी तरफ से। और जिस तरह से कल हमने देखा कि कई जो है लीडर्स ने, या फिर हम देखें सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा था। वैसे तो सोशल मीडिया की ज़्यादा न्यूज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए, बट जो फैक्ट न्यूज़ होती हैं, कुछ फैक्ट अकाउंट्स हैं जिनकी तरफ से आती है, तो उनमें भी यही चल रहा था कि आप असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ही चल रहा था कि आप नज़र क्यों नहीं आए, आपने कोई बयान क्यों नहीं दिया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी की जो बी टीम का उन पे एक टैग लगा हुआ है, उसको अब ले करके जो है बिहार चुनाव में उन पे ज़्यादा तनकीद हो सकती है कि आप जो है सामने क्यों नहीं, आपको बोलना चाहिए था। और जिस तरह से आपके पास इल्म है जी, आपको हर एक आर्टिकल की नॉलेज है, तो आपको उस आर्टिकल के माध्यम से बोलना चाहिए था। हम ये मतलब उनका ये कहना था कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इंडिया गठबंधन की तरफ से बोलिए, लेकिन इस देश में एक बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का, उस पर तो आप बोलिए कम से कम। आप बोलेंगे तभी लोग और सुनेंगे। वैसे तो हमने देखा कल किस तरह से लोगों ने जो है अपने प्रोफाइल चेंज किए हैं। अभी मुझे लगता है कि पिछले 2-3 महीने से लोगों ने अपने प्रोफाइल चेंज करने शुरू किए हैं। जो पहले मोदी मोदी करते थे अब वो थोड़ा सा डाउन होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि जब तक आपके घर में आग नहीं लगती आपको समझ में नहीं आता और आपको मज़ा आता रहता। जब आपके घर में आग लगती तभी आपको समझ में आता है कि ये चीज़ें जो हो रही हैं ये सही नहीं हो रही। और इसका जीता जागता सबूत अभी दिल्ली में देखने को मिल, जो कल भी हम लोगों ने इस पर बात की थी कि दिल्ली में जब बीजेपी कैंपेनिंग कर रही थी उस दौरान झुग्गी झोपड़ियों के लिए वहाँ जा कर के वोट मांगे जा रहे थे, और उसके बाद अचानक ऑर्डर दे दिया जाता है कि इनको हटा दिया जाएगा, और कई लोग परेशान हो जाते हैं उसमें। और फिर उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो सबके सामने। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कल जो हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये कहना था कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, हम ना संसद में बोल सकते हैं ना बाहर बोल सकते हैं, हम अपना विरोध भी दर्ज नहीं करा सकते हैं, हमें पुलिस डिटेन कर लेती है। तो ये एक आप तानाशाही की तरफ दोबारा जा रहे हैं, और ये तानाशाही जो है आपको भी ले डूबेगी। जिस तरह कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के टाइम पे भी ये हुआ था कि एक तरफ से मतलब इससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनकी विदेश नीति बहुत अच्छी थी। लेकिन अभी जो आप विदेश नीति देख रहे हो सबके सामने क्या चीज़ें हैं, तो अभी कई सारे मुद्दे हिंदुस्तान में हैं, और उन मुद्दों को भटकाने के लिए कुछ लीडर्स का कहना है कि कुछ भी हो सकता है इन मुद्दों से भटकाने के लिए। तो इस वजह से देश के लोगों को बिल्कुल क्या बोलते हैं एक सावधान रहना चाहिए। और जिस तरह से भी अब देश के मुद्दे ऐसे गरमाए हुए, इसमें कोई भी तीसरा आग करके कुछ भी कर सकता है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जी, हालांकि आपने बोला कि आपने दिल्ली में भाजपा की सरकार की बात की कि जब भाजपा की सरकार नहीं आई थी, जब वोटिंग का समय नज़दीक था, तब भाजपा ने कई बड़े बड़े वादे किए थे कि हम झुग्गी झोपड़ियों के जगह पर मकान बनाएंगे, फ्लैट्स बनाएंगे और गरीबों को देंगे। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि झुग्गी झोपड़ी तोड़कर वहाँ पर उनको जो है खाली किया जा रहा है, प्लॉट्स बनाए जा रहे हैं ताकि जो है अमीरों को बेचा जा सके। वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ पर रह रहे थे झुग्गी झोपड़ी में, उनका कहना है कि अब ये मोदी जी अपने दोस्त को दे देंगे। उनका ये कहना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि हम वोटर हैं, हमने उनको वोट देकर जिताया है, और उन्होंने हमसे जो बड़े बड़े वादे किए थे अब वो पूरा ना करके हमारे खुद के मकान तोड़ रहे हैं। और कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में 184 नए फ्लैट्स का उद्घाटन किया था जो सांसदों को दिए जाएंगे। एक तरफ आप जो है जो अमीर हैं उनको, जो राहुल गांधी एक बात बोलते हैं कि आप अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बनाते जा रहे हैं, और ये बात कहीं ना कहीं सच होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस देश में आप अगर कोई क्राइम कर देते हैं तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, लेकिन अगर आप कोई क्राइम कर देते हैं, आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आप लड़ सकते हैं, उसके अलग रूल्स दिए गए हैं। बट सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो इंसान पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाह रहा है, वो इन सब चीज़ों में पिस जाता है, और वो पिसा हुआ है। अभी इस वक्त जो मेन देश के हालात हैं वो यही हैं कि आप कल हमने जिस तरह बात की थी
मोहन भागवत ने जो एक बयान दिया था वो हिंदुस्तान की जो अभी की स्थिति उसको देख करके दिया गया बयान था। कल भी हमने कहा था कि हम उनके हर बात से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन जो बयान उन्होंने कल दिया था कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये जो है प्राइवेटाइज किया जा रहा है और ये आम आदमी की पहुंच से दूर किया जा रहा है। अभी आपने दिल्ली की बात की, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक कैंपेन चलाया है, उसमें उन्होंने डाक टाइप के वो बना करके उस पर अपनी फ़ोटो लगा करके हर जगह रखने की बात की है। और ये किसका पैसा है? या फिर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा है, उनके यहाँ ये कहा गया है कि सबको आईपैड गिफ्ट किया जाएगा या आईफोन गिफ्ट किया जाएगा सबको, जितने भी उनके एमएलएस हैं। तो ये किन लोगों के पैसे से दिया जा रहा है, ये इस पर भी सवाल होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर यही चीज़ कोई नॉन बीजेपी राज्य में होती जहाँ पे बीजेपी शासन नहीं है तो वहाँ पे इस पे अब तक आवाज़ उठ चुकी होती और हमारे देश का जो दरबारी मीडिया है वो भी आवाज़ उठा चुका होता। कल हमने देखा किस तरह से दरबारी मीडिया ने जो है जो अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा था उस पर सवाल खड़े किए थे, उन पे सवाल बार बार पूछे जा रहे थे, लेकिन आपने एक भी सवाल सत्ता पक्ष से नहीं पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उसको लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती हैं। हाँ, यही जब न्यूज़ एंकर्स कहीं और जाते हैं, कहीं पे कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ कुछ ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं गड़बड़, जिसकी वजह से पत्रकारिता जो है वो डाउन होती जा रही है, उसका डाउनफॉल शुरू हो गया है। लेकिन जब आप वहाँ बैठे होते तो आप इस तरह की बातें नहीं करते। उसके कई सारे रीजंस होते हैं कि आपको क्या निर्देश दिए जाते हैं, क्या निर्देश दिए जाते हैं बोलने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप एक पत्रकार हैं, ना आप सत्ता पक्ष के साथ होने चाहिए ना आप विपक्ष के साथ होने चाहिए, आप जनता के साथ होने चाहिए और जनता के मुद्दों को आपको उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जनता के मुद्दे बिल्कुल सिरे से गायब हैं। कल हमने जो एक वीडियो देखी थी जिसमें पुणे में एक जो इंसान था वो अपनी वाइफ को बाइक पे ले जा रहा था, वाइफ की डेथ हो गई थी नागपुर में सॉरी बताइए, नागपुर में ऐसी घटनाएं सामने आ रही कि नागपुर में एक इंसान अपनी पत्नी को जिसकी डेथ हो गई है उसको बाइक पे लेके जा रहा है क्योंकि हॉस्पिटल से उसे एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। इन मुद्दों पे बात नहीं होती है, इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। ये सबसे अहम मुद्दे हैं। शिक्षा का मुद्दा सबसे अहम है, इंसान शिक्षित होगा तो आगे बढ़ेगा, इन मुद्दों पे बात नहीं होती है। रोज़गार का मुद्दा सबसे अहम है, इंसान जब अच्छी मतलब कमाई करेगा, जॉब करेगा तो एक बिजी हो जाएगा। उनको जो है सिर्फ वोट देने से मतलब होगा, फिर वो वोट देंगे तो वो कहेंगे कि हमने आपको वोट दिया था, आप हमारा काम कीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको हर एक चीज़ से दूर रखा जा रहा है, ना आपके पास शिक्षा है, ना स्वास्थ्य अच्छा है, ना जो है आपको रोजगार मिल रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे? आपको कोई भी नेता अगर कुछ पैसे दे करके अपने साथ बुलाएगा तो आप चले जाएंगे, और ये हकीकत है बिल्कुल कि आप उनके साथ चले जाएंगे और जब वही लाठी डंडे चल रहे होंगे तो आप ही आगे होंगे, वो पीछे होंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश में इन मुद्दों पे बात नहीं होती है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और पार्टीज हों, इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। और सबसे अहम मुद्दा अभी जो कल छिड़ा हुआ था कि राहुल गांधी के साथ टीएमसी की 2 लीडर्स और थीं जो बेहोश हो गई थी, दोनों टीएमसी की थीं। और वहाँ पे भी आप देखिए पुलिस किस तरह से उनके साथ सलूक कर रही थी। सबको बसों में भर के बाहर किया जा रहा था, वो बाहर जाके उन्हें छोड़ा जा रहा था। इस तरह की जो अपोजिशन है वो कोई मतलब वो भी चुन करके आए हुए लोग हैं, वो कोई ये नहीं कि किसी को पैसे दे करके आए हैं, चुन करके यहाँ तक पहुँचे। और उसके बाद अगर उनके साथ ऐसा सलूक होता है, फिर आप ये कहते हैं कि संसद नहीं चल रही है, लोगों का पैसा ज़ाया हो रहा है, तो सबसे बड़ी अहम बात ये है कि संसद दोनों तरफ से जब बातें सही होती तो चलती है। सत्ता पक्ष अगर इस हेकड़ी में रहता है कि हम अभी सत्ता में हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जेपी नड्डा का जो बयान था कि जो मैं बोलूँगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा, जो आप बोलेंगे वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, तो इस तरह की अगर आप बात करेंगे तो फिर अपोजिशन को भी हक बनता है कि वो भी अपने जो है संवैधानिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर सकती है, जिस तरह कल किया गया था। हालांकि आपने बात की किरण रिजिजू की, उन्होंने जैसा बोला था कि अगर जो विपक्ष है वो ऐसे ही करता रहा तो हमारे जो बिल हैं वो पास कर दिए जाएंगे। और कल उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर विपक्ष के नेता, ये कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने एक और चीज़ बोली कि आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आप करिए, लेकिन आप जो है दूसरों को गुमराह मत कीजिए।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जनता का मुद्दा है, जनता चाहती है, जनता भी जानना चाहती है कि आपने वोट चोरी क्यों की है। आज भी संसद परिसर में वही चीज़ें हो रही हैं, जो विपक्ष है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो प्रियंका गांधी है, उन्होंने बिहार की एक वोटर हैं 124 साल की, और फर्स्ट टाइम वोटर उनको बताया जा रहा है, मिंटा देवी, उनकी टी शर्ट पहनकर वो आज प्रोटेस्ट कर रही हैं। हाँ, आज काफ़ी लोगों ने 124 नंबर की टी शर्ट पहनी है जी। और जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें आप देख सकती हैं संसद के बाहर की कई सारे सांसदों ने 124 नंबर की टी शर्ट पहनी है, क्योंकि अभी सबका केंद्र बिहार है। चाहे वो बात एक अलग कही जाएगी, लेकिन चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके लिए मेन फोकस बिहार है। और आज ही तेजस्वी यादव का एक बयान सामने, उन्होंने कहा है कि हम SIR के विरोध नहीं हैं, हम SIR के लिए जो आप प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं हम उस प्रक्रिया के खिलाफ हैं। आप जो उसकी प्रक्रिया जो जिस तरह से आप उसको संचालित करना चाह रहे हैं, आप उससे जो है लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं, हम उस चीज़ के खिलाफ हैं, हम SIR के खिलाफ नहीं हैं। और आज ही सुप्रीम कोर्ट में इसमें फैसला भी होना है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें, क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें किस तरह का बयान देती है। देखिए, हम किरेन रिजिजू की बात कर रहे थे, उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि विपक्ष को बोला था कि आप एक बात जो है बार बार बोलते हैं। ऐसे वो इस तरीके से बोल रहे थे कि ठीक है, आपने एक बार बोल लिया, हमने आपको सुन लिया। सिर्फ सुनना मेन मुद्दा नहीं रहता है, उसको करना, जी, उसको अप्लाई करना सबसे बड़ी अहम बात होती है। अगर जो विपक्ष कह रहा है, क्योंकि वो एक जनता का मुद्दा है, एक जनता की बात है, जनता खुद जाके संसद में वो चीज़ें नहीं कह सकती, तो वो जो है अपनी बात विपक्ष तक पहुंचाती है और विपक्ष उन मुद्दों को उठाता है और आप उन मुद्दों को अप्लाई ना करते हुए आप उन मुद्दों से कहीं और चले जाते हैं, भटका देते हैं लोगों को और आप दूसरे मुद्दे छेड़ देते हैं। हमें वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए, जनता को वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए। जो चीज़ें अभी हो रही हैं, स्वास्थ्य है, रोज़गार है, और जो वोट चोरी का जो विपक्ष इल्ज़ाम लगा रहा है, वो भी जनता जानना चाहती है कि आखिर वोट चोरी क्यों हुई। एक घर में हमने देखा कि 80-80 वोटर्स निकले जा रहे हैं। बिहार में भी एक वोटर लिस्ट सामने आई है, उसमें एक घर में 80 वोटर्स निकले हैं। इस तरह की घटनाएं अगर सामने आएंगी तो फिर चुनाव आयोग जो है या फिर जो चुनावी प्रक्रिया हमारी, उस पर सवाल उठने लाजमी है। और जिस तरह से हमने देखा कि कर्नाटका में जो चीज़ें सामने आई थी, बिहार में वो चीज़ें सामने आई हैं, अभी आगे आगे अगर इसी तरह जांच पड़ताल होती रहे तो और चीज़ें सामने आएंगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले विपक्ष जो था वो सिर्फ हवाबाजी में बात करता था, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा जाता है जी। लेकिन अब जो विपक्ष है वो पूरे जो है क्या बोलते हैं, कागज़ वागज़ के साथ बात करता है, विद सबूत बात करता है वो। और जिस तरह से अभी हमने देखा कि जब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें सबको संबोधित किया गया था, उसमें मुद्दा उठाया गया था वोट चोरी वाला, कि किस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं। उसके बाद बीजेपी में कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है और बीजेपी की जो निराशा है वो सामने है। क्योंकि कल हमने देखा जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था उस दौरान बीजेपी के कई लीडर्स के ऐसे बयान सामने आए जो बड़े लीडर्स हैं उनके, और उनका ये कहना था कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप संसद को सुचारू रूप से चालू कीजिए, जनता का पैसा जा रहा है ये वो। तो इससे आप जो हैं अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप ठीक है, संसद को बिल्कुल सही चालू किया जाए, जनता का पैसा जा रहा है, लेकिन आप उन मुद्दों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। हमने ये भी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर पे जब चर्चा हो रही थी उस दौरान भी पूरी तरह से उस चीज़ों का जवाब नहीं दिया गया। देश के प्रधानमंत्री भी वहाँ मौजूद थे, देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्रंप पे कोई जवाब नहीं दिया। आप सब ने देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पानी पी रहे थे वो। तो आप जब जवाब नहीं देंगे तो फिर अपोजिशन क्या करेगा, वो फिर प्रोटेस्ट करेगा, वो निकलेगा बाहर। तो जब बाहर निकलेगा तो आप कहेंगे आप जो है सुचारू रूप से जारी नहीं कर रहे हैं। और फिर देश के गृह मंत्री कहते हैं कि पहले हमसे निपट लो, मोदी जी तो बाद में आएंगे। इस तरह की आप एक गली कूचे के जो लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनकी भाषा आप बोल रहे हैं संसद में, जहाँ पे लोग जाने के लिए मतलब इतना संघर्ष करते हैं। वो अगर कोई ज़मीनी लेवल का लीडर ऊपर जाता है तो जा करके वहाँ पे उस तरह की बातें करता है, लेकिन आप अगर कोई ऊपर से ऊपर पहुँच जाता है तो वो देश के जो गृह मंत्री ने जिस तरह का बयान दिया था वो उस तरह की बात करता है। रीज़न ये है कि आपके पास जो सवाल अपोजिशन कर रहा है उसका जवाब नहीं है, और जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आप उस मुद्दे को गोल गोल घुमा करके और इस पर इस तरह की भाषा आप यूज़ करते हैं। जी,
आपने मोहन भागवत का जिक्र किया कि मोहन भागवत ने जिस तरह से कल बोला था कि स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत ज़रूरी है और दोनों ही चीज़ें जो आम आदमी है उसकी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। आपने एक चीज़ और बोली कि अगर इंसान अनपढ़ रहेगा, व्यक्ति अनपढ़ रहेगा, तभी वो ये सारे मुद्दे नहीं उठा पाएगा। उसको बस जो सरकार कहती है, जो सत्ता पक्ष जो कहती है, या जो भी है, जो भी नेता हैं, वो कहते हैं कि आप पहले धर्म को देखिए, बाद में आपके लिए सारी चीज़ें हैं, तो वो इन सारी चीज़ों में फंसे रहेंगे। हमने इसका जीता जागता सबूत हमने पहले भी देख चुके हैं और अब भी हम देख रहे हैं कि फतेहपुर में जिस तरह की घटना हुई है, मकबरे को तोड़ा गया, चरमपंथी जो हिंदू भीड़ थी, हिंदूपंथी, उन्होंने जो है वहाँ पर जाके मकबरे को तोड़ा। लेकिन यूपी पुलिस का साफ साफ यही कहना है कि कोई भी हथियार बरामद नहीं हुआ है। हालांकि उनकी देख रेख में ये सारी चीज़ें हुई, बैरिकेटिंग लगाए गए थे और वो बैरिकेटिंग को तोड़ के अंदर घुसे हैं, उन्होंने मकबरे पर तोड़फोड़ की है, वहाँ पर अपना भगवा झंडा लहराया है, लेकिन फिर भी जो यूपी पुलिस है वो मूक दर्शक बनी हुई है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पे उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं उनका ये बयान सामने आया था कि इस पे राजनीति ना की जाए। और आप ये भी देखिए कि इमरान मसूद का भी एक बयान सामने है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो वीडियो अंदर से जारी हुआ है, जो वीडियो अंदर से सामने आया है अंदर का, उसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से उस मकबरे को तोड़ा जा रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं सबके सामने है। लेकिन फिर भी अगर उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उन्होंने ये कहा है कि यूपी पुलिस जो है आरोपी जो बीजेपी जिला अध्यक्ष और हिंदुत्ववादी संगठन के नेता हैं उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है, यहाँ तक कि उन पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाई है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो ये बात हर जगह बयान देते रहते हैं, कल भी हमने देखा कि वो किस तरह से बयान दे रहे थे कि सपा और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकते, लोकतंत्र के बाद समाजवादी पार्टी वाले ना करें तो ही बेहतर है। तो अगर समाजवादी पार्टी वाले लोकतंत्र की बात ना करें तो बेहतर है। आप इस वक्त जो कर रहे हैं वो क्या है? आपके राज्य में उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ें रोज़ हो रही है पता है आपको? संभल में जो चीज़ें हुई, संभल में भी इन्हीं सब लोगों ने वो चीज़ें क्रिएट की और अभी जो है फतेहपुर में भी वही चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं। अभी आगे आगे और चीज़ें बढ़ती रहेंगी। आप सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप इनको सपोर्ट करते हैं तो इनके हौसला बुलंद हो जाते हैं। अभी संभल में हुआ था, अब कहीं अभी जो है फतेहपुर में हुआ है, आगे कहीं और होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए देश के जो बड़े लीडर्स हैं या फिर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको सख्त होना चाहिए, चाहे वो हिंदुत्ववादी संगठन हो, चाहे वो बीजेपी कोई लीडर ही क्यों ना। उन्होंने तो ये कहा था कि कोई भी दंगा करने वाला, कोई भी अराजकता फैलाने वाला छोड़ा नहीं जाएगा। तो कल जो लोग छोड़े गए हैं, जिन पर एफआईआर नहीं की गई, वो कौन है? फिर हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं और बीजेपी का जिला अध्यक्ष है वहाँ पे मौजूद, उसकी देख रेख में, उन्हीं की उसमें सब कुछ हुआ है। यूपी पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है ऐसे मामलों में। क्यों बनी रहती है? क्योंकि उसके ऊपर जो है प्रेशर होता है, उस प्रेशर के चलते आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। आप ये चीज़ देखिए ना यासिर कि संभल में जो घटना घटी थी उसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग तो उनको जो है पुलिस ने पकड़ लिया था अभी, और लेकिन अभी जो घटना हुई है फतेहपुर में उसमें आरोपियों के नाम उनको नहीं मिल पा रहे हैं, वो कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, वो पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि जो अराजक तत्व थे, जो भीड़ थी, जिन्होंने मकबरे पर जो वहाँ पर तोड़फोड़ करी, उत्पात मचाया, उनके जो है वो नाम नहीं बता पा रहे हैं, उनकी तस्वीरें जारी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमने एक चीज़ और देखी, जब कांवड़ यात्रा चल रही थी एक रेलवे स्टेशन पर, आपको याद होगा सीआरपीएफ के एक जवान को पीटा था, कुछ ही घंटों के बाद उनको जमानत दे दी गई थी। बिल्कुल, हौसले तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं, और हौसले बुलंद हो गए, आज वहाँ किया कल कहीं और करेंगे वो, क्योंकि आपको ये लगता है कि एक गवर्नमेंट का आप पे पूरा सपोर्ट है। यही चीज़ अगर किसी और ने की होती है देखते हैं क्या होता है फिर जी। उन पे तो फ़ौरन एक्शन हो जाता है, उन पे तो फ़ौरन पैरों पे गोली मारी जाती है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके घरों गिरा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह की अराजकता फैलाने वालों पे कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही है। अपोजिशन पार्टीज़ का यही कहना है कि आप अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही है, 4 दिन चलेगी, उसमें एक दिन जो है वो 24 घंटे चलेगी। अब अगर ये इस तरह की घटना हो गई है तो आप क्या लगता है आपको आसानी से चलेगी वो? अपोजिशन पार्टीज तो इसी पे बोलेंगे ना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं बीजेपी की जो वहाँ जो हैं क्या बोलते हैं बीएसपी अध्यक्ष मायावती, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा सांप्रदायिक सौहार्द खराब नहीं होना चाहिए, इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को सख्त होना पड़ेगा। और ये सभी कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट सख्त जब होती जब ये किसी और मजहब के लोगों
के ऊपर होता है। जब ये हिंदुत्ववादी संगठन वहाँ मौजूद होते हैं तो वो सख्त नहीं होते। जी, तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराए। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।